हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हमारा जो परिवहन बाजार है वो तेजी से ईवीज की ओर शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर सरकार की प्रतिबद्धता भी है। इसके पीछे के कारणों में आप कई तरह की बातों को जानते हैं, जैसे कि पर्यावरण के प्रति जो प्रदूषण की समस्या है, हम ईवीज के जरिए उससे निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पर्यावरण में जो भी कार्बन एमिशन है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको कम किया जा सके। अब इस दिशा में प्रयास करने के लिए हमने ईवीज को इंट्रोड्यूस किया और ईवीज की दिशा में प्रयास करते हुए हम उसके बाजार को बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रख रहे हैं। इसी बीच में एक नई बात समझ में ये आई है कि ईवी के साथ एक समस्या है, उसको चार्ज करना। उसको हर बार चार्ज करना होता है और वो कुछ किलोमीटर तक की रेंज देती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक लंबी दूरी तय कर रहा हो, वहां पर उसको अपने वाहन को बार बार चार्ज करने की आवश्यकता आपको दिखाई देगी। ठीक है, कोई बात नहीं सर, चार्ज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे आप मोबाइल फोन अपना यूज करते हो, ठीक है, और आपके पास मोबाइल फोन है जिसमें टाइप सी का चार्जर लगता है, वहीं आपके पास एक और मोबाइल फोन है जिसमें पतली पिन का चार्जर लगता है, और आप अपना फोन लेकर के गए हो कहीं अपने मित्र के यहाँ, उसके पास सिर्फ टाइप सी का चार्जर है, पतली पिन का नहीं है, या पतली पिन का है टाइप सी का नहीं है। अब आपको क्या समस्या होगी कि भाई चार्जर तो है लेकिन आप चार्ज नहीं कर सकते। ऐसी ही एक समस्या ईवीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के वाहन तो निकाल रही है। खासतौर से आप स्कूटर देख सकते हैं, मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा देख सकते हैं, ठीक है, या कार्स को देख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन सभी का जो चार्जिंग पोर्ट है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। ऐसे में अगर आपने एक कंपनी एक्स की कोई बाइक ले रखी है और आप कहीं गए और आपके पास आपके मित्र के पास भी अगर ईवी है, तो आप उसके भी चार्जिंग सॉकेट का या फिर उसके चार्जर का यूज अपने वाहन में नहीं कर पाओगे। क्योंकि समस्या क्या है, आपके जो वाहन है, आपका वाहन, उसमें एक अलग तरह का चार्जर लगता है, उसके चार्जिंग का जो सॉकेट है वो अलग है। जैसा एप्पल में भी आपने समस्या देखी है कि एप्पल पहले लाइटनिंग पोर्ट देता था चार्जिंग के लिए, जिसमें समस्या थी। तो यूरोप ने उस पर सवाल खड़ा किया। यूरोप ने क्या कहा कि भाई आप ऐसा ऐसा पोर्ट बनाओ कि आपका फोन किसी भी एक सामान्य चार्जर से चार्ज हो सके। भाई आपके लिए कोई व्यक्ति अलग चार्जर लेगा, अपने किसी दूसरे फोन एंड्रॉइड फोन के लिए अलग चार्जर लेगा। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ आज के टॉपिक में दिखाई देगा। तो भारत के अंतर्गत स्वदेशी रूप से एक चार्जिंग का मानक तय किया गया है कि चार्जिंग का जो सॉकेट होगा वो किस तरह से होगा। तो क्या है वो मानक? ऐसे मानक आज के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार है वहां पर कैसे कैसे दिखाई देते हैं? क्या कुछ और देश भी हैं जो ऐसे मानकों को तय करते हैं? चलिए विस्तार से पूरा टॉपिक समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, भारत में निर्मित ईवी चार्जिंग मानक, किस तरह के मानकों का निर्माण किया गया है और इनकी क्या आवश्यकता थी। तो आज के टॉपिक में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, और बहुत जरूरी है आपको इन्हें बाइफरकेट करके समझना, यानी अलग अलग करके समझना, क्योंकि प्रश्न में हो सकता है किसी भी एक इसका जो सेगमेंट है उसको पूछ लिया जाए। तो खबरों में क्यों है आप समझ गए, क्योंकि हाल ही में एक नया मानक आया है, थोड़ा सा और बता देंगे। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का वर्तमान स्वरूप कैसा है इसको जानेंगे। अगला, ईवीज क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यकता है, थोड़ा बहुत आपने जो इसकी रूपरेखा थी वो समझ ली है। इलेक्ट्रिक वाहन के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, क्यों हम इसको तेजी से बढ़ावा नहीं दे पा रहे, या एटलीस्ट बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। इसके बाद भारत में एक राष्ट्रीय मानक की आवश्यकता क्या है, क्यों हम ऐसा एक मानक बना रहे हैं। चार्जिंग के लिए बीआईएस मानक किस तरह से बनाए गए हैं और अन्य देशों में स्थितियां क्या हैं, और एक निष्कर्ष जिसके साथ अगर इससे जुड़ा प्रश्न आप पूरा करोगे तो कैसे उसको खत्म करोगे। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दे कि अनअकैडमी ने सभी तरह के कोर्सेज पर यहाँ पर 50% तक की छूट देना शुरू किया है। और वो खास कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे रिपीटर्स बैच, यहाँ पर लक्ष्य का हिंदी बैच। तो रिपीटर्स बैच की शुरुआत 31 अक्टूबर से होने जा रही है। तो जो भी लोग लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक तरह से एक प्रॉपर मैनर में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो इस बैच को अपना सकते हैं। खासतौर से वो विद्यार्थी जो दोबारा से अपनी तैयारी को रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए एक लक्ष्य बैच शुरू किया जा रहा है जो कि 31 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी जानकारी आप ले सकते हो। फाउंडेशन बैच भी है उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसका बैच भी शुरू हो चुका है, आप इससे भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और डिस्काउंट है, जैसे ईएमआई को लेकर के अगर आपके पास एक साथ पैसा देने की स्थिति नहीं है तो आप ईएमआई ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे कुछ खास विद्यार्थी जो अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसको और धार देने के लिए कुछ स्कॉलरशिप जैसी चीज़ मिल जाए, तो उसकी भी एक व्यवस्था शुरू की गई है
ACE एस स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 100% तक जो आपकी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी और आप इसके लिए तैयार हो सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। 5 नवंबर 2023 से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो खबरों में क्यों है, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो ने चार्जिंग मानकों को मंजूरी दे दी है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, और इसमें कंबाइंड AC/DC जो कनेक्टर है उसको मंजूरी दी गई है। कंबाइंड चार्जर स्वदेशी रूप से विकसित, इस बात को मैं जानबूझकर अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रहे कि ये जो स्टैंडर्ड है ये स्वदेशी रूप से विकसित किए गए चार्जर और कनेक्टर्स पर दिया जा रहा है। और ये हल्के वाहनों के लिए बनाया गया है, जैसे कि आपका स्कूटर, ठीक है, बाइक या ई रिक्शा, क्या है वो मानक, क्या तय किया गया है, तो इसको एक नंबर दिया गया है ISI 7017 पार्ट 2 सेक्शन 7 2023 इसका नाम है। इस मानक को निर्मित करने में नीति आयोग का योगदान है, ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का योगदान है, एथर एनर्जी जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली एडवांस कंपनियों का योगदान है। एथर के कई सारे स्कूटर आते हैं, जैसे ओला के आते हैं, और अन्य के साथ सहयोग करके इसको डेवलप किया गया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और अन्य तरह के जो प्राइवेट संस्था हैं, ताकि सभी हितधारकों के विचारों को शामिल किया जा सके। ठीक है, इसके साथ इसको हमने बनाया है, और ये दुनिया का पहला AC और DC के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया चार्जिंग मानक है। विश्व में और भी देशों के अंतर्गत जैसे यूरोपियन यूनियन में या अन्य देशों के ऐसे मानक मौजूद हैं, लेकिन भारत का ये जो बनाया गया है ये पहला ऐसा मानक है जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, और हल्के वाहनों के लिए ऐसा एक मानक बनाया गया है। वहां पर कारों के लिए कई तरह के मानक आपको दिखाई दे जाते हैं। अब एक सवाल है कि आखिरकार इस मानक को क्यों बनाया हमने। जैसा शुरू में मैंने आपको कुछ चीज़ें डिस्कस की थी उसको इंडिकेट करते समय, तो भारत दरअसल एकीकृत चार्जिंग मानक का अभाव महसूस करता है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक फ़ोन है, टाइप C का चार्जर है, मित्र के पास आपके पास दूसरे तरह का चार्जर है, तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि लोगों के पास चार्जर्स नहीं है, चार्जर्स तो हैं, आप उनके यहाँ जा सकते हो, चार्ज कर सकते हो, लेकिन चार्जर अलग अलग हैं। तो जो पॉइंटर है चार्ज करने का वो अलग तरह का है, दूसरे का अलग तरह का है। तो इसी में समरूपता अगर ला दी जाए, सरकार का ऐसा विचार है, अगर इनको एक समान बना दिया जाए कि एक मानक तय कर दिया कि भाई आप सभी को पता चला 3 होल वाला ऐसा एक चार्जर बनाना है, अब वो कोई भी कंपनी हो वो ऐसा ही एक चार्जर बना करके देगी, तो आपका चार्जर किसी दूसरे के में गाड़ी में भी लग जाएगा, दूसरे का आपके में लग जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कहीं चार्जिंग स्टेशन पर भी जाते हो तो उनके ऊपर भी एक समस्या नहीं होगी कि उन्हें 10 तरह के वाहनों को चार्ज करने के लिए 10 तरह की चार्जिंग सुविधाओं को जोड़ना होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से जो एक रेंज है वाहनों की वो आपको लंबी मिलेगी, आप कहीं पर भी जा करके आसानी से किसी व्यक्ति के दूसरे चार्जर से भी अपनी वाहन को चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के वाहन निर्माता हैं और अलग अलग तरह के उनके चार्जर हैं, जैसा ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी। तो पुराने मोबाइल फ़ोन की तरह ही अलग अलग चार्जिंग पोर्ट आपको दिखते हैं। अब अगर वो एक सा हो जाएगा, पता चला सभी फ़ोन में टाइप C है, तो आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपका दोस्त बैठा है, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, आपने कहते भैया चार्जर है क्या, आपने लेकर लगा लिया, चार्ज हो गया। कुछ ऐसा ही सिंपल करना चाहते हैं हम इस चीज़ को भी। तो जो नया स्वीकृत मानक है, एक संयुक्त मानक बना करके AC और DC चार्जिंग के लिए अलग अलग मानकों की समस्या को संबोधित करता है और इस समस्या को खत्म करने की ओर एक कदम बढ़ाता है। तो EV जो निर्माता है वो एक समान मानक का उपयोग करने के लिए फिलहाल बाध्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मानक तो बना दिया गया है, लेकिन अभी के समय सभी पर यह बाध्यकारी नहीं है। ऐसा हो सकता है सरकार कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देना चाह रही हो कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे सब लोग इस पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अचानक से जो भी प्रोडक्शन है वो रातों रात तो नहीं बदला जा सकता। और आप ये भी समझिए कि आपको 2023 में जो वाहन यहाँ पर दिख रहे होंगे मार्केट में, वो ऐसा नहीं है कि एक ही महीने पहले बन करके आया है, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन करना होगा, उसके बाद फिर जा करके धीरे धीरे चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, इसीलिए इसको अभी के लिए बाध्य नहीं किया गया है। ऐसे में क्या होगा, रेंज की चिंता आपकी दूर होगी और आप EV को अपनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाएंगे। आज के समय अगर आप किसी भी एक आम व्यक्ति से पूछे कि भाई आप इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हैं क्या, तो वो आपको यही बताएंगे कि लेना तो चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग की समस्या है। कोई वाहन 200 किलोमीटर, मान लीजिए कोई कार है वो 250 से 300 की रेंज दे रही है, 200 की रेंज दे रही है, और किसी व्यक्ति को ट्रैवल करना है 500 किलोमीटर का, है ना, वो कहीं लंबी दूरी पर जा रहा है, 500, 600, 1000, क्योंकि बड़ा वाहन तो एक लंबी दूरी तय करने के लिए ही अमूमन लोग रखते हैं। ऐसे में
जब वो 250 किलोमीटर पहुंच जाएगा तो उसकी गाड़ी डिस्चार्ज हो जाएगी, और वो जिस रूट पर है अगर उसको वहां पर चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही तो उसको समस्या होगी आगे जाने के लिए। ऐसे में ये एक बड़ी समस्या है जिसके चलते लोग आज भी पेट्रोल और डीजल के वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य से दिखाई देते हैं। तो अभी भी तकनीक कई तरह से कार्य कर रही है, यानी कि कई सारे वाहन निर्माता ऐसे हैं जो चार्जिंग के साथ साथ अभी के समय में पेट्रोल वाली गाड़ियों को भी कंबाइन कर रहे हैं, एक तरह से हाइब्रिड बना रहे हैं। बहुत सारे हाइब्रिड तो आज मार्केट में है, जो ऐसे हाइब्रिड है जहां पर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल है और कुछ बैटरी फंक्शन भी लगाया गया है जो उसकी रेंज बढ़ा देता है। लेकिन अब आवश्यकता ऐसे हाइब्रिड्स की है आज के समय में जो रेंज बढ़ाने से बेहतर है ईवी पर भी काम करे और पेट्रोल पर भी काम करे, या बेहतर होगा कि लंबी रेंज का हमें वाहन मिल जाए। दूसरी समस्या ईवीज को लेकर क्या है, इसकी कीमतें, क्योंकि बैटरी पैक की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके चलते इसकी कीमत बढ़ जाती है ओवरऑल। अगर आपको कोई पेट्रोल की गाड़ी 10 लाख की मिल रही है तो ईवी हो सकता है 14 से 15 लाख तक चली जाए, और कई सारी आज भारत में ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, तो ये एक समस्या है। अब दुनिया भर के अन्य देशों में किस तरह के मानक बनाए गए हैं चार्जिंग को लेकर के, तो है मानक हैं लेकिन अभी भी अलग अलग हैं। दुनिया के कई देशों में ईवी चार्जिंग कनेक्टर के लिए एक राष्ट्रीय मानक है। जैसा अगर आप चीन को देखोगे तो वहाँ पर GBT नामक एक मानक तय किया गया है, और चीन निर्माण के स्तर पर या फिर देश में वाहनों की संख्या के स्तर पर विश्व में सबसे आगे है जहां पर ईवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में चीन ने इस समस्या को बहुत ही अच्छे तरह से एड्रेस किया है कि उन्होंने एक राष्ट्रीय मानक बना दिया कि भाई सभी लोग इस मानक के हिसाब से अपने चार्जर जो भी उनकी कंपनियां बनाएंगी, ताकि पूरे देश में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से निर्मित किया जा सके। अगर एक चार्जर है तो उस चार्जर से सभी तरह के वाहनों को चार्ज किया जा सके। मतलब एक चार्जर तो क्यों, अगर कोई चार्जिंग स्टेशन है मान लीजिए उसमें 10 चार्जर लगे हैं तो ये ना हो कि 10 में अलग अलग तरह के चार्जर लगे हैं। ऐसे में जो एक खास चार्जर है वो कुछ खास तरह के वाहनों को ही चार्ज करेगा, तो उसकी एक लिमिटेशन हो गई है ना। मान लीजिए दूसरी तरह की गाड़ी खड़ी है और वो चार्जिंग का जो स्टेशन है वो भी खाली, फिर भी वो दोनों चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार्जर दूसरे तरह का है, गाड़ी दूसरे तरह की है। तो सभी को एक समान कर दीजिए तो आसानी होगी कि जितने आपके पास पोर्ट हैं वो एक ही बार में चार्जिंग के लिए इस्तेमाल में आ सके। ठीक, ऐसा ही अगर आप देखोगे तो यूएसए में भी एक मानक है, उत्तरी अमेरिका में चार्जिंग के लिए एक मानक है NACS। तो टेस्ला एक ऐसा वाहन है, टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन की दुनिया में सबसे आगे दिखाई देती है तकनीक के लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर और इन्वेस्टमेंट के लेवल पर। तो टेस्ला ने एक मानक विकसित किया है और अमेरिका के अंतर्गत खासतौर से उत्तरी अमेरिका में जो अन्य कंपनीज है जैसे फोर्ड है या अदर हैं, उनकी कोशिश ये है कि उसी तरह के पैटर्न पर काम करें, यानी वाहन निर्माता ही आपस में उस इकोसिस्टम को डेवलप करने का प्रयास करते दिखते हैं। यूरोप में भी एक सिस्टम है, संयुक्त चार्जिंग सिस्टम या कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, जो यूरोप के अंतर्गत ऐसे मानकों को निर्धारित करता है। इसके अलावा जापान में भी एक सिस्टम है जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है जापान का सिस्टम, और इसका इस्तेमाल अब तेजी से बदलने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो इन राष्ट्रीय मानकों से रेंज की चिंता कम हुई है और ईवी को तेजी से अपनाने की सुलभता बढ़ी है कि ना अगर आप इंपोर्ट की गई गाड़ी पर जो है चार्जर का इस्तेमाल करें, कम से कम देश में जो बन रही है वो तो इस्तेमाल आप कर पाओ, क्योंकि देश में जो बनेगा वो तुलनात्मक रूप से आपको सस्ता मिलेगा। तो एक अमीर व्यक्ति की तुलना में अगर आप एक आम उपभोक्ता को देखते हैं तो उसके लिए ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि अमीर व्यक्ति जो कारों को इंपोर्ट कर रहा है वो किसी भी तरह का चार्जर ले सकता है, चार्जिंग स्टेशंस बना सकता है और 10 तरह की गाड़ियां रख सकता है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी इसका उपभोग कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि सुविधाएं ज़्यादा आसान हो, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, अब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का वर्तमान परिदृश्य किस तरह से कार्य कर रहा है, मतलब एक ओवरव्यू आप ले लीजिए ईवीज का, क्योंकि इससे भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत में दरअसल ईंधन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये पर लीटर से कहीं ज़्यादा होते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, इसके अलावा विद्युतीकरण के लिए सरकार का एक दबाव भी है कि हम ईवीज की तरफ ट्रांसफ़र करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जितनी ज़्यादा खपत होती रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें इनका इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम इनका जितना इंपोर्ट करते हैं हमारे लिए उतना ही ज़्यादा देश के स्तर पर खर्च बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो उत्पाद हैं, पेट्रोलियम उत्पाद इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। ऐसे में हमारा जो फॉरेक्स है यानी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, डॉलर का रिजर्व है, अन्य मुद्राओं का पूल है, वो खर्च हो जाता है। और ऊर्जा की समस्या एक बहुत बड़ी है जो हमारे लिए आयात से जुड़ी हुई है। तो अगर देश के अंतर्गत हम रिन्यूएबल एनर्जी और ईवीज पर शिफ्ट करेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो इंपोर्ट का खर्च है वो कम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ
जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की हमने मंजूरी दी है ना, जो भी जलवायु परिवर्तन के सम्मेलनों में हमने अपनी प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं, आपको उन्हें पूरा करने की दिशा में भी ये सहायक होंगी। आपका जो कार्बन उत्सर्जन है वो भी कम होगा, है ना, और देश में आप एक स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं, सामान्य पेट्रोल और डीजल के इंजन, तो हमें उनकी तुलना में अब बदलाव की ओर आगे बढ़ना है और ईवीज को अपनाना शुरू करना है। इसके अलावा अगर आप एक आर्टिकल देखो बिजनेस टुडे का, तो उन्होंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कुछ प्रोजेक्शंस दिखाए हैं। क्या बताते हैं कि ईवी सेल्स इन इंडिया टू क्रॉस 9 मिलियन बाय 2027, यानी 2027 तक जो हमारी देश में ईवी की खरीद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ ईवी की सेल्स दिखाई उन्होंने 2022 और 2021 के हिसाब से। हालांकि इसमें आपको थोड़ा अंतर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि 2021-22 का समय कोविड का था, जब वाहनों को रोक करके रखा गया था। 21 के बाद तो थोड़ी सी बिक्री कम थी। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो भी 2022 में 666 मिलियन डॉलर के आसपास रहा है। ठीक, अगर आप जॉब क्रिएशन के लेवल पर देखोगे तो 10 मिलियन डायरेक्ट जॉब 2030 तक और 50 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब इससे डेवलप होंगी। इसके अलावा अगर आप टोटल नंबर ऑफ ईवी सेल्स को देखोगे कि यानी कितने हम वाहनों को बेचने वाले हैं, एक्सपेक्टेड सेल है ये 2027 के लिए डेटा है, तो अभी तक जितने भी वाहन सड़कों पर मौजूद है उसका 2021 में अगर आप देखते हैं तो 1% बेचा गया था और 2027 तक हम इसे 39% तक ला देंगे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर 100 वाहन सड़क पर हैं तो उसमें से एक ईवी वाहन आपको दिखता था 2021 में, और अब 2027 तक का प्रोजेक्शन क्या है कि अगर 100 वाहन सड़क पर हैं तो 39 वाहन आपको ईवी दिख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये, यानी कि धीरे धीरे जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ता जा रहा है, लोग ईवी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा लोग ईवी की ओर शिफ्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा और उसकी कीमतें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। अब ईवी महत्वपूर्ण क्यों है? एक सवाल ये होगा आपके सामने कि भाई क्यों इतना ईवी की रट लगा रखी है। तो ईवी की एक खास बात यह है कि इसमें आप जितनी इनपुट एनर्जी लगाते हो ये उसकी तुलना में 75% तक एफिशिएंट है आपको आउटपुट देने में। यानी आपने जितनी एनर्जी लगाई है उसको गतिज ऊर्जा में बदलना है। किसी भी वाहन में क्या होता है, आप एक एनर्जी के लिए एक फ्यूल डालते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है या फिर आपका आंतरिक दहन इंजन में डाला गया पेट्रोल या डीजल हो सकता है। वो उस ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कितना कुशल है, यही कहा गया है कि 75% तक एफिशिएंसी आपको ईवी में दिखाई देती है। जितना इनपुट एनर्जी आपने डाली उतना आपको आउटपुट मिलता है। वहीं अगर आप आईसीई इंजन को देखते हो तो वो केवल 25% तक ही एफिशिएंट है, यानी केवल इतना ही आपको लाभ दे पाते हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी है, क्योंकि ईवीज के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में योगदान है। अगर आप गैसोलीन कार से भी तुलना करते हो तब भी ईवी से जो उत्सर्जन है वो कम ही हो रहा है। इसके अलावा ईवी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो आप अगले पॉइंट में लिखोगे कि ईवी की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है ना। पहले आपने 2 पॉइंट लिख लिए, पहला बेहतर ऊर्जा दक्षता, दूसरा कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तीसरा ईवी की कम परिचालन लागत। यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट अगर आप पेट्रोल या डीजल वाहन की तुलना में देखोगे तो कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको कितने रुपए के हिसाब से मिल रही है और पेट्रोल डीजल कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है, और 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा रहा है। इससे अगर आप रेंज निकालोगे तो लगभग आधे से भी कम कीमत में आपकी एक ईवी चलेगी। दूसरा, बैटरी को चार्ज करने के लिए पेट्रोल या डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बजाय बिजली का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक समस्या है भारत जैसे देश में, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला क्या है, रखरखाव यानी मेंटेनेंस की लागत भी कम है, क्योंकि अगर आप आईसीई इंजन में देखोगे तो बहुत सारे उपकरण या कलपुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कई सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, टूट सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे पुर्जों का ही इस्तेमाल नहीं है। ऐसे में जो लागत है वो अपने आप में कम हो जाती है। अब आप देखिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं। पहली चुनौती है ईवी आंतरिक दहन इंजन समकक्षों की तुलना में अधिक महंगे हैं, और मुख्य कारण है बैटरियों की ऊंची कीमत। जहां आपको एक पेट्रोल की कार 8 से 10 लाख में अच्छी कार मिल जाएगी या 15 लाख तक में मिल जाएगी, वहीं अगर आप ईवी पर लेने जाओगे तो उसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए ज़्यादा होगी। इसका एक एग्जांपल आप टाटा नेक्सॉन एक उदाहरण के रूप में ले सकते हो, जिसकी सामान्य गाड़ी 12-13 लाख में मिलती है, और ईवी अगर आप देखोगे
तो लगभग 17, 18, 19 लाख तक जाती है। और उसमें भी कुछ ज़्यादा रेंज वाली अगर आप देखते हो भाई, रेंज 100 किलोमीटर और बढ़ जाए तो उसमें 1-2 लाख रुपए और बढ़ जाते हैं। और बैटरी पैक अगर आपका खराब हो जाए उसकी कीमत भी ज़्यादा है। दूसरा, ईवी ले ली, अब चार्ज कैसे करोगे? तो ये समस्या आएगी कि आपको चार्जिंग के लिए अभी के समय बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। उसी की एक समस्या का समाधान करने का तरीका अभी उस मानक को डेवलप किया गया है जो BIS मानक है, शुरू में हमने टॉपिक में ही डिस्कस किया। तो वो इसका एक समाधान करेगा कि भाई चार्जिंग के सॉकेट अगर अलग अलग है तो एटलीस्ट अगर 4 स्टेशन है तो उनका तो आप इस्तेमाल कर पाओ। इसी तरह लंबी दूरी की यात्रा कठिन होगी और असुविधाजनक होगी, क्योंकि आपको बार बार रुक करके चार्ज करना है। अगर आप 1000 किलोमीटर भी जा रहे हो, आपकी गाड़ी 250 की रेंज देती है, तो आपको 4 बार कम से कम चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे में आपकी यात्रा का जो समय है वो बढ़ जाएगा और असुविधा भी होती है। जाहिर सी बात है, आपको कहीं स्टेशन मिल रहा है चार्जिंग का, नहीं मिल रहा, कहीं आपको फास्ट चार्जर मिल रहे हैं, कहीं पर नॉर्मल चार्जर मिल रहे हैं, समय ज़्यादा लेगा। तो रेंज की चिंता भी है। ईवी के अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले पावर समाप्त भी हो सकती है। तो आप हर समय कुछ इस मुद्रा में दिखाई देंगे कि आपका घर वो है और आप चार्जर के लिए यहाँ पर पॉइंट लेकर के सॉकेट के लिए घूमते फिर रहे हो, ये एक समस्या होती है। तो आमतौर पर आप देखोगे आज के समय ईवी लोग सेकेंडरी व्हीकल के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनके पास एक पेट्रोल या डीजल कार है, उसके बदले में उन्होंने एक दूसरी कार लेनी थी तो ईवी को ले लिया। यानी शहर में लोकल में अगर उनको चलना है तो ईवी का यूज़ कर रहे हैं, और लंबी दूरी पर जाना है तो अपना पेट्रोल गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं। इसका भी अगर समाधान निकलता है तो प्राइमरी व्हीकल के रूप में फिर लोग इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एक और समस्या आपको बताऊंगा, तो वो समस्या है चार्जिंग को लेकर के ही, कि हम यहाँ बिजली की तो बात करते हैं कि ईवी जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो सस्ती है। तो अगर हम इसके आउटपुट के लेवल पर देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ ठीक है, बिजली से हमने चला लिया और यहाँ पर उत्सर्जन कम कर दिया, यानी जो हमारी गाड़ी है उसने उत्सर्जन कम किया। लेकिन आप अगर इसका एक दूसरा पहलू देखो कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको चार्ज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी की मांग को बढ़ाते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी की मांग को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है उस पर दबाव बढ़ता है कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। और आज के समय भारत में अधिकांश बिजली कोयले के दहन से बनाई जाती है, कोयले को जला करके बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ पर तो उत्सर्जन को रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन जो कोयले की मांग है वो भी तो बढ़ रही है। तो अगर हम उन तकनीकों पर शिफ्ट हो जाए, मतलब इसका भी समाधान है, यानी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर जब तक शिफ्ट नहीं होते तब तक ईवीज को हम पूरी तरीके से लाभकारी नहीं मान सकते। अगर हम जल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करें, पवन चक्कियों का इस्तेमाल करें, थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, और अपनी ग्रिड पर इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा इसको बढ़ा दें, और चार्ज करने के लिए फिर हमें अतिरिक्त बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल ना करना पड़े, तब आप कह सकते हो कि हाँ आपका ईवी जो है पूरी तरह से लाभकारी है। अभी के समय ठीक है, कॉस्ट आपको यहाँ कम होती हुई जरूर दिख रही है, ओवरऑल देश के लिए जो आयात की कीमत है वो कम हो रही, लेकिन उत्सर्जन पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आपने यहाँ बचाया है तो यहाँ पर लग जाएगा। दूसरा, महंगा भी है। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चरल समस्याओं का भी सॉल्यूशन धीरे धीरे निकलेगा और उसकी ओर ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे कि भारत में स्कूटर बाइक के लिए जो नया ईवी का चार्जिंग मानक आया हुआ है वो हमारी रेंज की चिंताओं को कुछ कम करेगा और ईवीज को तेजी से अपनाने की दिशा में एक कदम भी बढ़ाएगा। हालांकि दूसरी समस्या है वो अलग है। अभी के लिए इतनी समस्या दूर होगी कि हाँ ईवीज को हम अपनाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ईवी निर्माताओं के लिए अभी जो मानक है उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल होना भी तो अपने आप में काम का है कि धीरे धीरे जो वाहन निर्माता है उस दिशा की ओर प्रयास करेंगे और बाद में दबाव बनाया जा सकता है। जब सभी लोग उसकी ओर शिफ्ट करना शुरू कर जाएंगे 2 साल 3 साल में, तो फिर जो एकाध इनका पालन नहीं कर रहे होंगे फिर सरकार दबाव बना सकती है। इसलिए यह देखना बाकी होगा कि अभी जो नए मानक है उसको कितनी तेजी से जो वाहन निर्माता है वो अडाप्ट करना शुरू करते हैं। अब एक सवाल ले लीजिए, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पारंपरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन का प्रमुख लाभ क्या है? ठीक है, मेड इन इंडिया ईवी चार्जिंग मानक भारत में विद्युत क्रांति को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये भी एक प्रश्न है। तो अगर आप इसमें ये भी बता दें कि सॉल्यूशंस के लेवल पर जो मैंने आपको अंतिम पॉइंट डिस्कस किया कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर आगे बढ़ना है, तब हम पूरी तरह से इस तकनीक का सही लाभ लेने की दिशा में आ पाएंगे। 150 शब्दों में आप इसको लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है।
और अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर स्पेशल क्लास में जो शाम को 7 बजे होगी वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।